कॉलेज एग्जाम में मैंने जानबूझकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही किए ताकि लू रियान से दूर रहूं। बाहर आते ही उसकी सहेलियों ने मजाक उड़ाया, चेन रियान का पेपर खराब हुआ है, तुम दोपहर में खाली पेपर देना वरना उसके साथ रहने का मौका खो दोगे। ये कहकर वे सब हंसने लगे। मैंने नफरत से लियू को देखा और सिर हिला दिया, पर मन में सोचा कि अब ये गुलामी कोई और करे। मैंने तुरंत मैनेजर को फोन कर उसके परिवार की मदद बंद की और उन्हें घर से निकाल दिया। उसने गुस्से में 99 बार फोन किया पर मैंने एक भी कॉल नहीं उठाया। अब उसे घबराहट है, पर पहले कहाँ थी। पिछले जन्म में अमीर होकर भी मैं ड्राइवर की बेटी के पीछे पागल था। शादी के लिए मैंने कंपनी उसके नाम की, पर उसने मेरे पैसों पर किसी और से प्यार किया। उसने बॉयफ्रेंड को राजकुमार बनाया और मुझे घर का नौकर। उसकी शादी पर मैंने पैसे मांगे तो उसने बेरहमी से कहा कि तुम्हारे साथ के साल मेरे लिए बुरे सपने थे, चेन फान मुझसे दूर हो जाओ। मरते वक्त मुझे पता चला कि जिस अमीर लड़की को मैंने ठुकराया था वो मेरा इंतजार कर रही थी। आंख खुली तो मैंने खुद को स्कूल के आखिरी साल में पाया। इस साल मैं डेस्क पर सो रहा था जब लू रियान ने जगाया। लू जीनियन का पेट खराब है, दवा और खाना लाओ, उसमें ज्यादा मीट डलवाना क्योंकि वो कमजोर है। लू मेज पर लेटा था और सब उसकी फिक्र कर रहे थे, पर सबसे ज्यादा चिंता लू रियान को ही थी। वे क्लास में अव्वल थे और लोग उन्हें आदर्श जोड़ी मानते थे, जबकि मैं लू का गुलाम था जो उसके काम करता रहता। पुनर्जन्म के बाद लियू का ये चेहरा देख मुझे हंसी आई। आखिर वो होती कौन है मुझे इस तरह नीचा दिखाने वाली। मुझे खड़ा देख बोली, क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। वो लू की पीठ थपथपाने लगी। लू ने मेरी तरफ देखा और कहा, चेन फान को भेजना ठीक नहीं, मैं खुद जाऊंगा। रियान बोली, डरो मत, उसे ऐसे काम पसंद है, न करने दूं तो वो उदास हो जाता है ना। उसने देखा मैंने मुस्कुराकर कैंटीन से 2 प्लेट ली। एक स्टूडेंट ने मजाक उड़ाया, फिर से सुंदरी के लिए खाना लाया। उसे तो लू जैसे काबिल लोग पसंद है, तुम जैसे मामूली नहीं। मैंने सोचा आखिर मैं किस तरह का इंसान हूँ। तुम नौकर के बेटे हो जो मालकिन से शादी के सपने देखता है। जाग जाओ, तुम जैसे बेकार लड़के फ्यूचर में भी बस नौकर रहेंगे जो उनके कपड़े धोएंगे और बच्चों के डायपर बदलेंगे। मैंने हंसकर कहा, तो लू ने बताया है कि मैं नौकर का बेटा हूँ। पहले मैं उसे पसंद करता था इसलिए अपनी कार में आने देता था, पर अब वो मालकिन बन गई और मैं नौकर का बेटा। उसने आंखें सिकोड़ी और कहा, और नहीं तो क्या, अब जल्दी खाना ले जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। वो हंसने लगा और बाकी लोग भी मेरी गुलामी पे हंस रहे थे। घंटी बजी। मैं कैंटीन से बाहर आया और क्लास जाने के बजाय बगीचे में बैठ के दोनों प्लेट खुद ही खाली कर दी। याद नहीं पिछली बार भर पेट कब खाया था। पैसे होने से अच्छा खाना नहीं ले पाता था। अक्सर मार्केट बंद होने पर बची सब्जियां उठाता था। दोनों प्लेट खा के भूख शांत हुई। जब क्लास पहुंचा तो पहली घंटी बज चुकी थी। लियू ने गुस्से में पूछा, इतनी देर क्यों हुई, दवा कहाँ है। कैसी दवा, मैंने ठंडे अंदाज में देखा। वो हैरान होकर बोली, लू के लिए मेडिसिन लाने को कहा था, क्या तुम बहरे हो, एक छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मैंने लू को देखा और सोचा मेरा उससे क्या रिश्ता, मैं दवा क्यों लाऊं। लू का परिवार साधारण था पर ली उस पर मेहरबान थी। पिता मेरे लिए जो लाते उसे लू को दे देती, यहाँ तक कि उसकी घड़ी भी मेरी ही है। ये दोनों मेरे पैसे पर ऐश करते हैं और मुझे नौकर समझते हैं। लियू बोली, चेन फान नाटक करना है, अगर ऐसे रहे तो मुझसे बात मत करना और माफी मत मांगना। मुझे हंसी आई। मुझे माफी की क्या जरूरत, मैंने गलत क्या किया है। मेरे पलटकर जवाब देने पर सब हैरान थे। क्या इस गुलाम का दिमाग ठिकाने आ गया। लियू सन रह गई। उसे मेरी पुरानी मिन्नतें याद आई। उसने कहा, हिम्मत है तो दोपहर को मेरे साथ घर मत आना। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। मैं अपनी जगह बैठ गया, जैसे उसकी बात अनसुनी करती हो। लू की दोस्त वहां ज्ञान न्याय करने खड़ी हुई। बोली, चेन फान क्या हुआ है, बस दवा ही तो मांगी थी, दिख नहीं रहा कि लू बीमार है। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। मैंने कहा, तो तुम खुद ले आओ। वाह, ज्ञान बोली, ये तुम्हारा काम है, मैं क्यों जाऊं। मैंने जवाब दिया, मेरा लू से कोई रिश्ता नहीं, तुम क्यों चिल्ला रही हो। उसने कहा, तुम सुंदरी के नौकर हो, उसके दोस्त के लिए दवा लाना तुम्हारा फर्ज है। मैंने लियू को देखा, क्या तुम सबको बताते हो कि मैं नौकर हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा तो घबरा गई। लोग उसे महंगी कार में देख अंदाजा लगाते थे और उसने कभी सच नहीं बताया कि उसका बाप ड्राइवर है। उसने बात संभाली, ठीक है, मैं खुद ले आऊंगी। लियू को लगा मैं जलन में दवा नहीं लाया। उसने पूछा, खाना तो लाए होगे। उसने सुना था मैंने 2 प्लेट ली थी। मैंने शांति से कहा, मैंने खा लिया। उसने चौंक कर पूछा, क्या। मैंने दोनों प्लेट खुद खा ली। वो हैरान रह गई। सामने वाले स्टूडेंट्स ने घृणा से कहा, तुम सुअर हो क्या जो 2 प्लेट खा गए। उन्हें ली की चापलूसी की आदत थी। पहले मैं उन्हें ली का दोस्त मानकर सह लेता था ताकि वो मेरी तारीफ करे, पर अब लगा कि मैंने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा था। सच तो ये है कि ली मेरे ही पैसे खर्च करती थी। मैं अपने पैसे से 2 क्या 20 प्लेट भी खा सकता हूँ। छात्रों के चेहरे उतर गए और वे फुसफुसाए, तुम्हारे पास तो लियू के घर से पैसे आते हैं। मुझे सफाई देना जरूरी नहीं लगा। लियू गुस्से में थी क्योंकि उसे भूखा रहना पड़ा। वो बोली, तुम्हारी गलती है, उम्मीद है तुम इस जिद पर टिके रहोगे। वो सामान समेटकर खड़ी हो गई और वहां ज्ञान से कहा, मैं तुम्हारे साथ जगह बदल रही हूँ, तुम इसके पास बैठो। नाराज होने पर वो मुझे ऐसे ही सजा देती थी।
उसे साथ बिठाने के लिए मैंने मिन्नतें की थी ताकि वो मुझे पढ़ा सके, पर उसने कभी कुछ नहीं पढ़ाया, बस हुक्म चलाया। उसे लगा वो मुझे डरा देगी, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लियू भूखी थी और लू बीमार। वो खिड़की के पास बैठे मुझे देख रहा था। लियू गुस्से में थी और मेरी माफी का इंतजार कर रही थी ताकि अपनी ताकत दिखा सके। स्कूल खत्म होने पर वो बैक गेट पर खड़ी थी और मैं सीधा कार की ओर बढ़ा। सब मेरा मजाक उड़ने का इंतजार कर रहे थे। मुझे कार में चढ़ते देख लोग उंगलियां उठाने लगे। वे कह रहे थे, क्या ये वही है जो स्कूल की सुंदरी को खाना तक नहीं खिला सका? मैंने ध्यान नहीं दिया और ड्राइवर से कहा, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर बोला, मिस ली नहीं आई है, थोड़ा इंतजार करते हैं। अक्सर उसे देर होती थी और मैं रुकता था, पर आज मैंने तुरंत चलने को कह दिया। ड्राइवर मेरा आदेश टालकर लियू का पक्ष ले रहा था। मैंने कहा, अंकल लियू, मैं इकलौता बेटा हूँ, यहाँ कोई मिस नहीं है। उन्होंने झगड़े की बात पूछी और समझाने को कहा। मैंने मना किया और गाड़ी चलाने को कहा, पर वे हिचकिचाते रहे। वो जानते थे कि मैं उसे खोने से डरता था। पहले मैं पलटकर जवाब नहीं देता था और लियू की डांट सह लेता था। उन्हें लगा फ्यूचर में सब उनकी बेटी का ही होगा, इसलिए वे ससुर जैसा रोब झाड़ रहे थे। मैंने फिर पूछा, क्या तुम चल रहे हो? पिताजी उसे जुए की वजह से निकालना चाहते थे, पर मैंने उसका बचाव किया ताकि हमारे साथ जुड़ी रहे। मैंने उसकी बहुत तारीफ की थी कि वो मेरा ख्याल रखता है, इसलिए वो यहाँ टिका हुआ था। वो ड्राइवर अब मालिक की बात नहीं सुन रहा था। तभी ली और लू गेट पर दिखे। अंकल तुरंत नीचे उतरे और दरवाजा खोला। लू जूनियर को सहारा देकर कार में बिठाने लगी। लियू के लिए लू भी हमेशा हमारे साथ आता था। ड्राइवर पहले उसे छोड़ता, फिर हमें सुबह भी उसे लेने जाना पड़ता था। इससे पहले कि वो अंदर आता, मैंने कहा, तुम साथ नहीं आओगी तो अब मेरी कार में क्यों बैठ रही हो? छात्र चिल्लाने लगे। चेन फान खुद को मालिक समझ रहा है, उसे साथ बिठाना ही काफी था और अब वो रोक रहा है। लियू का चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आज मैं सुलह का मौका क्यों नहीं दे रहा। उसने पूछा, क्या तुम्हें वाकई ऐसा करना है? मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, तुम खुद चली जाओ। लियू शर्मिंदा थी, क्योंकि कार में न बैठने से उसकी असलियत सबके सामने खुल जाती। उसने मुझे कार से बाहर खींच लिया और लू को बिठा दिया। मैंने कहा, हद पार मत करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैंने पहले ये सब कैसे सहा और उसे अच्छा समझा। लियू ने बात नहीं सुनी और गाड़ी चलाने को कहा। अंकल मुझे छोड़कर चले गए। लोग हंसने लगे कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने अपना पुराना नोकिया फोन निकाला जो लियू ने मुझे दिया था, उसे खुश करने के लिए। मैंने अपना आईफोन उसे देखकर उसका पुराना फोन ले लिया था ताकि उसका स्वाभिमान बचा रहे। अब इस फोन पर मुझे हंसी आई। मैंने पिताजी को फोन किया और कुछ ही देर में कार वापस आ गई। तब लियू का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा, इन दोनों को नीचे उतारो, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता। लियू ने लू को नीचे उतारा। लियू ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसने कहा, मुझे पसंद नहीं करते तो ठीक है, पर लू को परेशान मत करो। लियू ने उसे रोका। जब वो उतर गए तब मैं कार में बैठा। मैंने खिड़की से मुस्कुराते हुए लियू को अलविदा कहा। अंकल ने कहा, छोटे मालिक, झगड़ा आम बात है, गुस्सा मत कीजिए। लियू माफी मांग लेगी, अभी उसे बस से जाना पड़ेगा और देर हो जाएगी। मैंने कहा, अगर बाकी सब बस से जा सकते हैं तो वो क्यों नहीं? अंकल क्या आप भूल गए कि तनख्वाह कौन देता है? अगर मैं पसंद नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। आप मुझे काम सिखाने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वे चुप हो गए। घर पहुंचने पर आंटी जो ने पूछा कि लू क्यों नहीं आई। अब से यहाँ कोई मिस ली नहीं होगी। आंटी जो दंग रह गई कि मुझे होश आ गया है। मैं लियू के साथ इतना अच्छा था कि वे अपनी हैसियत भूल गए थे। आंटी जो ये कहना चाहती थी पर डरती थी, आज वे भावुक हो गई। वो मेरे प्रति सबसे अच्छी थी, पर पहले मैं उन्हें नापसंद करता था। बाद में लियू ने उन्हें ही सबसे पहले निकाला था। उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, आपकी मंगेतर आई हैं, उन्हें भेज देती हूँ। शिया अक्सर आती थी, पर पिता की पसंद होने के कारण मैं उसे चिढ़ाता था। मैं उससे मिलता नहीं था और वापस भेज देता था, जिससे हम कभी ठीक से मिल भी नहीं पाए थे। ये सोचकर कि उसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था और वो अब भी मेरी मंगेतर है, मैंने उसे रोकने को कहा। वो बगीचे में दवाई के साथ खेल रही थी। ली को कुत्ते पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने अपने पालतू कुत्ते से दूरी बना ली थी। लेशिया और दवाई की अच्छी जमती थी। ये सोचकर कि वो इतने सालों से अकेली थी, मेरी आंखें नम हो गई। उसने मुझे देखा और रुक गई क्योंकि उसे लगा मैं उसे नापसंद करता हूँ। उसने कहा, नमस्ते मास्टर चेन। लेशिया खूबसूरत और समझदार थी। वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती थी, इसलिए ली उसे नापसंद करती थी। यूं कहती थी कि लेशिया सिर्फ सुविधाओं की वजह से काबिल है, वरना वो उससे बेहतर होती। लियू की वजह से मैंने भी लेशिया को दुश्मन मान लिया था, जबकि उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। इस बार मैंने भावनाओं पर काबू पाया और पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? बस तुम्हें देखने आई थी। उसने कहा, मुझे पता है तुम मिलना नहीं चाहते, मैं चली जाऊंगी। वो बस दवाई को देखने आई थी और मेरे मिलने से ही खुश थी। जब वो जाने लगी तो मैंने उसे रात के खाने पर रुकने को कहा। लेशिया हैरान रह गई। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। लियू अब तक वापस नहीं आई थी क्योंकि वो लू को छोड़ने गई थी। पहले मैं उसका इंतजार करता था,
पर आज जल्दी खाना खाते देख आंटी जो भी हैरान थी। मिस लियू का इंतजार क्यों नहीं? घर के नौकरों को मेरे पीछे भागने की आदत थी, अब नहीं तो उन्हें अजीब लगेगा। आंटी जो ने ज्यादा नहीं पूछा। ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ। वैसे अंकल को कह देना कल से ना आए। आंटी चिटकी पर समझ गए कि मालिक ऐसे सवाल नहीं करते। मैं डाइनिंग रूम में बैठा। लेशिया मुझे छिपकर देख रही थी, पर मेरे बैठते ही नजरें घुमा ली। वो इतनी मासूम थी कि मेरा उसे छेड़ने का मन हुआ। तू मुझे क्यों नहीं देख रही? क्या मैं बुरा दिखता हूँ? अगर लियू ने मेरा अपमान ना किया होता तो मैं इस हाल में ना होता। नहीं, ऐसी बात नहीं। उसने शांत चेहरे से मुझे देखा, पर उसके कान लाल थे। मैंने पूछा, सुना है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो? मेरे दोस्ताना व्यवहार से वो झिझकते हुए बोली, हाँ ठीक ठाक है। क्या तुम कोई अच्छा ट्यूटर बता सकती हो? लियू के भरोसे रहना बेकार है। मैं पिछली जिंदगी की तरह पढ़ाई बर्बाद नहीं करना चाहता। जब मुझे लगा पिता हमेशा साथ देंगे, अब मौका है तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेशिया होशियार है, उसकी सलाह काम आएगी। तुम्हें ट्यूटर चाहिए? लियू ने सुना था मेरा कोई टीचर है, इसलिए वो हमारे घर रहने लगी। अब उसे निकाल दिया गया है क्योंकि उसे मुझे पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे दिए सारे पैसे बेकार गए। लेशिया हैरान थी, पर मेरी गंभीरता देख उसने घबराहट में पानी पिया। मेरा कोई ट्यूटर नहीं, मैं खुद पढ़ती हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं रोज आकर तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। उसे लगा मैं मना कर दूंगा, क्योंकि पहले मैं उसे देखता तक नहीं था। पर मेरी खुशी देख वो चौंक गई। सच में? उसने सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो मैं पढ़ाऊंगी। बिल्कुल, बस तुम्हारी अपनी पढ़ाई का नुकसान ना हो। क्या तुम्हें भी नहीं पढ़ना? कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने स्कूल की पढ़ाई पहले ही कर ली थी, पर मुझे बुरा ना लगे इसलिए बताया नहीं। शुक्रिया, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। मुझे बेवकूफ समझकर छोड़ मत देना। ली होशियार थी, पर उसमें सब्र नहीं था। एक बार में समझ ना आने पर वो डांटने लगती। उसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास गिर गया और मैं बिखर गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कल से मैं स्कूल के बाद घर आ जाऊंगी। खाना खाते हुए मैंने शांत लिए शिया को खाना परोसा। इसे अपना ही घर समझो, संकोच मत करो। तभी ली रुयान आई। पिता की बर्खास्तगी से वो गुस्से में थी। मुझे बिना इंतजार किए खाना खाते देख उसका चेहरा उतर गया। मैंने बेरुखी से उसे देखा और खाता रहा। ली पिता के बारे में पूछना चाहती थी, पर लेशिया को देख चिढ़कर पूछा, ये यहाँ क्या कर रही है? पहले मैं उसे खुश रखने के लिए किसी लड़की से बात नहीं करता था और शिया को भगा देता था, पर आज मैंने उसे खाने पर रोका था। अब मेहमान है, तुम्हें क्या? ली बैठ गई और बोली, क्या मुझे चिढ़ाने के लिए इसे बुलाया है? शिया चुप रही। मैंने कहा, तुम इतना जरूरी नहीं हो जितना सोचती हो। पहले मेरी दुनिया उसके इर्द गिर्द थी, पर अब नहीं। अब उसे देख सिर्फ नफरत होती है। उसे पसंद करना जिंदगी बर्बाद करना है। वो बोली, अगर तुम्हें लगता है किसी और के साथ देख मुझे जलन होगी तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तो चाहती हूँ तुम किसी और के पास जाओ ताकि मुझे परेशान ना करो। वो कमरे में चली गई। मैं दंग रह गया। उसके जाते ही लेशिया की आंखों में उलझन दिखने लगी। चीजें अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसकी बकवास मत सुनो। क्या वो सच में गुस्सा हो जाएगा? मुझे तो डाउट है। हैरानी की बात यह थी कि लिया इस बार चुप थी। उसका बिहेवियर बिल्कुल कोल्ड था। खाना खत्म होने के बाद मैं उसे छोड़ने गया और बस इतना कहा, टेक केयर। वो बिना कुछ बोले चली गई, जैसे अब हमारे बीच कुछ बचा ही न हो। घर लौटा तो देखा लियू रियान सीढ़ियों से उतर रही थी। इतनी घटिया हरकतों के बाद भी उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, वही फेक शांति। और सबसे बड़ी बात, पहले मैं इसी इल्यूजन में जी रहा था। उसने आते ही पूछा, तुमने मेरे पिता को जॉब से क्यों निकाल दिया? उसने ये बात किसी और के सामने नहीं कही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि वो एक ड्राइवर की बेटी है। अगर लिया शिया के सामने तमाशा बनता तो उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती। मैंने ठंडे स्वर में कहा, एक ड्राइवर को निकालने के लिए मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। वो तिलमिला गई। अगर सब मेरी वजह से हुआ है तो मुझे निकालो बस। ये सुनते ही मेरे अंदर दबा हुआ गुस्सा एक्सप्लोड कर गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? वो थोड़ी शॉक्ड रह गई। मैं हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। तुम्हें हमेशा लगता था ना कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, तो सुनो, अब सब खत्म। तुम इस घर से निकल जाओ। मैंने बिना रुके आगे कहा, मैं नया ट्यूटर रख लूंगा। वैसे भी तुम्हारे पढ़ाने से मेरे मार्क्स और गिर गए हैं। तुम इस सैलरी के लायक भी नहीं हो। लियू रियान को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। उसे अंदाजा ही नहीं था कि इस बार मैं सच में उसे बाहर निकाल दूंगा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे मार्क्स इसलिए खराब है क्योंकि तुम बेवकूफ हो। लू जूनियन हर चीज इंस्टेंटली समझ जाता है और तुम तो जानवरों की तरह सुस्त हो। कोई भी टीचर तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ये तुम्हारी अपनी कमी है। वो अब भी सारी गलती मुझ पर डाल रही थी। मैंने डीप ब्रेथ ली। बस निकल जाओ यहाँ से। उसने भौहें सिकोड़ ली। चेन फान, पढ़ाई पर फोकस करो, वरना तुम्हारे मार्क्स ऐसे ही खराब रहेंगे। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी और लू जूनियन की फ्रेंडशिप से जेलसी हो रही है। फिर उसने वही पुराना डायलॉग बोला, मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए,
मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया, फिर धीरे से बोला, किसने कहा मुझे तुम्हारे साथ रहना है? मैं उसकी तरफ बढ़ा। इतना एटीट्यूड आता कहाँ से है तुम्हारे अंदर? क्या तुम्हें सच में लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे घूमती है? मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार वो स्माइल ठंडी थी। सच तो ये है तुम कुछ भी नहीं हो। उसे लगा मैं बस अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने जाते जाते कहा, जो सोचना है सोचो, लेकिन अगली बार लिया शिया के घर मुझसे बात मत करना। दरवाजा जोर से स्लैम करके वो अंदर चली गई। मैंने उसी वक्त आंटी को फोन किया, उसका सामान बाहर निकलवा दीजिए, मेरे घर में अब ऐसे लोगों की जगह नहीं है। फोन काटने के बाद मैंने लिया शिया का नंबर सेव किया और मैसेज भेजा। घर पहुंच गई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। अगली सुबह मैं आराम से उठा, क्योंकि पहली बार मुझे लियू को लेने नहीं जाना था। मुझे लगा वो जा चुकी होगी, लेकिन वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें लेने नहीं जा रहा, तुम चाहो तो अभी निकल सकती हो। नाश्ते के बाद वो चुपचाप मेरे पीछे चली आई। नई ड्राइवर ने मेरे लिए कार का डोर खोला। मैं अंदर बैठा और वो भी आकर बैठ गई। मैंने भौहें चलाई। ये क्या है? वो होंठ भींच कर बोली, डैड ने कहा था तुम्हें मना लूं, वरना मैं कभी ना आती। उसकी आवाज में मजबूरी थी, अपनापन नहीं। तुम पैसे के दम पर एटीट्यूड दिखाते हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ड्राइवर को कार चलाने का इशारा किया। स्कूल पहुंचते ही मैं उतर गया। वो पीछे पीछे चली आई। आज लू जूनियन बस से आया था। लियू को देखते ही वो पास आया। कल के ड्रामा के बाद वो समझ नहीं पा रहा था कि एक ड्राइवर का बेटा इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। उसने पूछा, तुम दोनों में पैचअप हो गया? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे अंदर चला गया। पीछे खड़ी लियू मुझे देखती रह गई। फिर उसने लू से कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम उसे ज्यादा सिर पे चढ़ा रहे हो। अब स्कूल में सब कह रहे हैं कि चेन फान ही असली मालिक है। वो बात सुनकर लियू का चेहरा थोड़ा स्टिफ हो गया, क्योंकि पहली बार लोग उसकी बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। क्लास में वांग यान ने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं हंस पड़ा। मेरी कार है, किसे बैठाऊं किसे नहीं ये मेरी मर्जी है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? पूरा क्लासरूम शांत हो गया। शायद पहली बार मैंने किसी के सामने झुकना बंद किया था। वांग यान ने ताना मारते हुए पूछा, वो मेबाक सच में तुम्हारी है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, और नहीं तो क्या। वो हंसने लगी। चेन फान, तुम्हारी रियलिटी हमें पता है। ड्राइवर का बेटा होकर बड़े साहब बनने का ड्रामा मत करो। बाकी लोग भी उसकी बातों पर यकीन करने लगे, क्योंकि लियू और लू जूनियन दोनों चुप थे। और कभी कभी लोग सच नहीं, भीड़ का भरोसा मानते हैं। मैंने फोन निकाला। लिया शिया का छोटा सा रिप्लाई आया था। कल वो इतनी सॉफ्ट थी और आज इतनी कोल्ड क्यों लग रही थी? मैंने उसे फिर मैसेज किया, आज ट्यूशन के लिए आओगी? इस बार भी सिर्फ एक वर्ड का रिप्लाई आया, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा और पढ़ाई में लग गया। दोपहर में सब लंच के लिए उठे। लियू ने मेरी तरफ देखा। तुम नहीं चल रहे? मैं नोट्स बना रहा था। पहले मेरे दिमाग में सिर्फ वही रहती थी, अब पहली बार मैं खुद पर फोकस कर रहा था। उसने कुछ और कहा, लेकिन मैंने सुनने का नाटक भी नहीं किया। लू जूनियन बोला, चलो उसके लिए कुछ पैक करवा लेंगे। मैंने तुरंत मना कर दिया। अब मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए था। भले पूरी दुनिया मुझे गलत समझे, लेकिन इस बार मैं खुद को खोना नहीं चाहता था। मैं अपना सामान समेटने लगा। ऊपर पूरी क्लास खाली हो चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ मैं अकेला बैठा था। नीचे जाते हुए लू जूनियन ने लियू से पूछा, उसे क्या हो गया है? वो तुमसे बात तक नहीं कर रहा? लियू खुद कंफ्यूज थी, क्योंकि पहले मैं हर वक्त उसके पीछे घूमता था और अब मैं उसे देखना तक अवॉइड कर रहा था। थोड़ी देर बाद लू जूनियन ने पूछा, क्या तुम उसे बर्थडे पार्टी में बुलाओगी? इस हफ्ते लियू का बर्थडे था। पिछले साल मैंने ही पूरा होटल बुक कराया था, लाखों खर्च किए थे। सबने मेरी तारीफ की थी। मुझे उसकी पार्टी में शामिल होना किसी सम्मान जैसा लगता था, और इस बार भी सबको लग रहा था कि मैं पहले जैसा ही रहूंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, इस बार मैं बदल चुका था। मेरे ठंडे बिहेवियर ने लियू को बेचैन कर दिया था। उसे लग रहा था कि अगर मैं पार्टी में नहीं आया तो सब बिगड़ जाएगा। आखिर सारे अरेंजमेंट्स मैंने ही तो किए थे। लेकिन खुद को दिलासा देते हुए वो बोली, वो आएगा। चेन फान मेरा बर्थडे कभी मिस नहीं करता। उसे लगा मैं बस उसे सरप्राइज देने के लिए एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। उधर मैं दोपहर में सीधे घर चला गया। दरवाजा खुलते ही लिया शिया सामने थी। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके साथ रहकर पहली बार दिल को सुकून मिलता था। मेरी मुस्कान देखकर वो खुद थोड़ा ऑकवर्ड हो गई, क्योंकि उसे मेरे पुराने रूड बिहेवियर की आदत थी। मैंने कुर्सी खींचते हुए कहा, चलो सीधे पढ़ाई शुरू करते हैं। आज क्लास में कुछ भी समझ नहीं आया। हम स्टडी रूम में बैठ गए। उसने मेरा लेवल चेक करने के लिए छोटा सा टेस्ट लिया। मैंने पेपर पूरा करके उसे दे दिया। वो कुछ देर तक बिना कुछ बोले आंसर शीट देखती रही। मैंने ऑकवर्ड होकर कहा, मैं सच में बेवकूफ हूँ ना? वो हल्का सा मुस्कुराई। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा बेस वीक है। पहले बेसिक्स ठीक करते हैं। उसकी आवाज में मजाक नहीं, सिंसियरिटी थी। मैंने सिर हिला दिया। वो पढ़ाते वक्त नजरें नीचे रखती थी, लेकिन उसका तरीका इतना आसान था कि मुश्किल चीजें भी समझ आने लगी। कुछ देर बाद उसने अचानक सिर उठाया और मुझे अपनी तरफ देखते पकड़ लिया। वो थोड़ा असहज हो गई। क्या हुआ? मैं हंस पड़ा। सामने तो इतना पेशेंटली बात करती हो,
लेकिन फोन पर सिर्फ 2 शब्दों में रिप्लाई क्यों देती हो? मैंने धीरे से पूछा। क्या तुम लियू की वजह से नाराज हो? उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, घर वाले आए हुए थे, बिजी थी। फिर धीमे से बोली, जब भी मदद चाहिए हो मुझे कॉल कर सकते हो। उसी वक्त फोन बज उठा। स्क्रीन पर लियू का नाम चमक रहा था। जैसे ही कॉल उठाया वो चिल्ला पड़ी, चेन फान, ये क्या बदतमीजी है? मैंने शांत आवाज में पूछा, अब क्या हुआ? तुमने मेरा सामान बाहर फेंकवा दिया। मैंने बिना इमोशन बदले कहा, कल ही बता दिया था कि तुम्हें निकाल दिया गया है। अब उस घर में रहने का कोई हक नहीं है तुम्हारा। और अभी मेरी क्लास चल रही है, फोन रखो। मैंने कॉल काट दिया। लियू को शायद अब भी यकीन नहीं था कि मैं सच में उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। मैंने फोन साइड में रखा और फिर पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद दरवाजा जोर से खुला। लियू गुस्से में अंदर चली आई। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैं खड़ा हो गया। अब यहाँ क्यों आई हो? वो तलब कर बोली, मेरा अपमान करके मजा आ रहा है तुम्हें? लिया शिया तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो। मैंने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, अपमान तुम्हारा नहीं, मेरा हुआ था। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाता था और तुम हर वक्त लू जूनियन के साथ घूमती थी। मैं एक नौकर की तरह तुम्हारे पीछे भागता रहा, तुम्हारी बेरुखी सहता रहा। मेरी आवाज भारी हो गई। क्या वो अपमान नहीं था? कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर मैंने ठंडी आवाज में कहा, अब जब मैं सब वापस ले रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है। वो दांत भींच कर बोली, किसी और लड़की को दिखाकर मुझे जेलस नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। वो गुस्से में मुड़ी, लेकिन जाते वक्त दरवाजे से टकरा गई। मैंने खिड़की से देखा, वो अपना सामान लेकर अकेली जा रही थी। गरीब होने के बावजूद उसके अंदर बहुत घमंड था। वो पैसों के आगे झुकना नहीं चाहती थी। पहले मुझे उसकी यही बात पसंद थी, लेकिन अब वो सब बचकाना लगने लगा था। पीछे से लिया शिया की आवाज आई, चेन फान, पढ़ाई शुरू करें? मैं पलटा। वो थोड़ी हेजिटेंट लग रही थी। अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो मैं चली जाऊं? मैं हल्का सा मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ। फिर धीरे से बोला, बस अपनी पुरानी बेवकूफियों के बारे में सोच रहा था। लियू के लिए दुख नहीं हो रहा। सच कहूँ तो उसकी हालत देखकर राहत मिल रही है। मैं हंस पड़ा। उससे दूर रहूंगा तो शायद मेरी जिंदगी भी बर्बाद होने से बच जाएगी। कुछ देर बाद लिया शिया जाने लगी। पता नहीं क्यों मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंक गई। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। शायद उसे लगा मैं अब भी लियू को पसंद करता हूँ, क्योंकि पहले पूरी दुनिया यही जानती थी। मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। फिर कैजुअली पूछा, सैटरडे को फ्री हो? वो थोड़ी हैरान हुई। क्यों? होटल चलेंगे, वहाँ का खाना काफी अमेजिंग है। मैं हंस पड़ा। पिछले जन्म में भूखा मरा था शायद, अब बस अच्छा खाना खाना चाहता हूँ। पहले मैं हर जगह लियो रियान को ले जाता था, लेकिन इस बार मैं लिया शिया को इनवाइट कर रहा था, क्योंकि वो मेरे पिता की पसंद थी। और शायद इस बार उनकी पसंद गलत नहीं थी। मैंने मजाक में कहा, अगर सब ठीक रहा तो ग्रेजुएशन के बाद शादी भी तुमसे ही होगी। वो इंस्टेंटली शर्म से लाल हो गई। फिर धीरे से बोली, तुम लियू के साथ नहीं हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम चाहती हो मैं उसके साथ रहूं? वो तुरंत बोली, नहीं। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, सैटरडे को मिलते हैं। सैटरडे दोपहर में होटल पहुंचा। गेट पर पहले से कई पुराने क्लासमेट्स खड़े थे। मुझे देखते ही वांग्यान हंस पड़ी। चेन फान, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने काम होकर जवाब दिया, मैं क्यों नहीं आ सकता? फिर हल्का सा मुस्कुराया। होटल का ओनर मेरे पिता का दोस्त है, मैं वीआईपी गेस्ट हूँ। वो चिढ़ गई, लियू तुमसे बात तक नहीं कर रही, फिर भी उसके बर्थडे पर आ गए। तभी मुझे याद आया, आज सच में उसका बर्थडे था। मैं इतने दिनों से अपनी जिंदगी बदलने में लगा था कि ये बात दिमाग से निकल गई थी। लेकिन आयरनी ये थी कि पूरा होटल अरेंजमेंट मैंने ही करवाया था। पिछले जन्म में भी उसका 18वां बर्थडे मैंने बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया था। और उसी रात मुझे सबसे कड़वी सच्चाई पता चली थी। उसने कहा था, चेन फान, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। उस वक्त भी गलती मेरी नहीं थी, फिर भी माफी मैंने ही मांगी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने उसके लिए अपने पिता की कंपनी तक उसके नाम कर दी थी, और बदले में कुछ भी नहीं। अब इस भीड़ को देखकर मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था। मैं सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिया शिया के साथ मेरा अलग टेबल बुक था। पता नहीं वो आई भी है या नहीं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही मैंने लियू और लू जूनियन को साथ खड़े देखा। मुझे देखते ही लियू के चेहरे पर राहत आ गई। मुझे पता था तुम आओगे। वो मेरे पास आई और एटीट्यूड में बोली, ये मत सोचना कि तुम्हारे आने से मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगी। मैंने बस हल्की मुस्कान दी। कोई काम था क्या? वो इरिटेट हो गई। तुम मेरे बर्थडे पर नहीं आते? मैंने शांत स्वर में कहा, तुमने बुलाया भी नहीं था। इतने दोस्तों के बीच मेरी जरूरत ही क्या है? मेरी बात सुनकर वो कुछ सेकंड चुप रह गई। शायद पहली बार उसे मेरे बदल जाने का एहसास हो रहा था। तभी मैनेजर वहां आया। मिस्टर चेन, मिस शिया आ चुकी हैं। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, रास्ता दिखाइए। मैनेजर मुझे अंदर ले जाने लगा, लेकिन पीछे से लियू फिर बोल पड़ी, चेन फान, ये ड्रामा बंद करो। तुम भी यहाँ शिया को ढूंढने आए हो? मैं रुक गया। फिर बिना पीछे देखे बोला, ड्रामा तुम कर रही हो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा,
पहले तुम्हें मेरा पीछे घूमना पसंद नहीं था, अब मैं नहीं घूम रहा, तो प्रॉब्लम क्या है? लू जूनियन चुप खड़ा सब देख रहा था। उसने शायद पहली बार लियो को मेरे लिए इतना बेचैन देखा था और मैं भी समझ चुका था उसे मुझसे प्यार नहीं था, उसे बस मेरी आदत थी, मेरे पैसों की आदत। पहले वो मुझे नापसंद करने के बावजूद मेरे गिफ्ट्स, मेरे अरेंजमेंट्स, मेरी केयर सब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती थी। लेकिन अब जब मैं दूर जा रहा था तो वो घबरा रही थी क्योंकि पार्टी का बिल अभी बाकी था। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से बोली, अगर लू जूनियन की वजह से ऐसा है तो मैं उससे दूर रहूंगी। पहली बार उसके एटीट्यूड में डर दिखाई दे रहा था। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। घमंडी लियो को एक पार्टी बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते देखना सच में दिलचस्प था। मैंने शांत आवाज में कहा, रिलैक्स, मैं किसी का बर्थडे खराब नहीं करना चाहता। फिर मैंने मैनेजर की तरफ देखा। मैंने लिया रियान के नाम पर एमरल्ड हॉल बुक किया था। मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया। जी सर। मैंने लियो की तरफ देखा। आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम लोग वही हॉल इस्तेमाल कर लो। मेरी बात सुनते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वो फिर बोली, तुम ये सब मुझे लू जूनियन से अलग करने के लिए कर रहे हो? तुम्हें जेलसी हो रही है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम गलत समझ रही हो। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी बात कही, तुम किसके साथ हो अब उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा रुका और फिर धीमी लेकिन ठंडी आवाज में बोला, वक्त बताएगा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो।